बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं। हालांकि एक तरफ तो कहा जा रहा है भाई सारा मुसलमान जो है वो मोदी के खिलाफ है, इस कानून के खिलाफ। लेकिन आप देखिए आज ही प्रधानमंत्री के घर पर बोहरा समुदाय के मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए और वक्फ कानून को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया किया। बोहरा समुदाय के मुसलमानों से पीएम मोदी का पुराना और गहरा रिश्ता रहा। बोहरा समुदाय के बड़े कार्यक्रमों में पीएम मोदी शिरकत करते रहे। वक्फ कानून के समर्थन में बोहरा समुदाय की खुशी वक्फ कानून के खिलाफ नैरेटिव चलाने वाले इकोसिस्टम को बहुत चुभ रही हो, क्योंकि यह इकोसिस्टम तो यही माहौल बना रहा है कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान वक्फ कानून के विरोध में। इस इकोसिस्टम के मुताबिक जो भी मुसलमान इस पीएम मोदी के नए वक्फ कानून का समर्थन कर रहा है वो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी से मिला हुआ है। आज बोहरा समाज से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने बताया कि वक्फ में संशोधन का विचार उनको कब आया, कैसे आया और कैसे इसे तैयार किया गया। सुनिए पीएम मोदी ने खुद बताया है। मेरे पास ये कानून तो बाद में बना। पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं यहाँ 19 में जीत करके आया, तब मेरे पास आया 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि हमें न्याय दो। ये वक़्फ़ वालों ने हमारे साथ ये किया है। उसमें ज्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की समय। फिर उसमें से मुझे बहुत पहले बड़े सैयदना साहब से काफी बातें मेरी होती थी, तो मुझे मालूम था कि बोहरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबतें हैं। मैंने कहा भाई इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है। आप सोचिए बॉस, ये है नरेंद्र मोदी का होमवर्क। एक दिन उठे कहा कि इन्हें काम करते हैं, वक्फ कानून को बदल देते। ऐसा नहीं करते हैं वो कह रहे बहुत दिन से ये सब बातें मेरे सामने थी, 5 साल इस पे काम किया, तब जाके ये वक्फ संशोधन एक्ट आया है। लेकिन जिसको हंगामा करना है वो कर रहा है। लेकिन भाई साहब आज बात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून के विरोधियों को जबरदस्त झटका तो मिला है। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट में जो हुआ आज आपको वो भी सुनना चाहिए कि कलकत्ता हाईकोर्ट से मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता सरकार को तगड़ा झटका लगा है। अब इसी का चैप्टर कलकत्ता हाईकोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुनवाई हुई। ममता सरकार की गजब छीछा लेदर हो गई क्या? हाईकोर्ट के आदेश से लेकर पुलिस की रिपोर्ट तक ममता बनर्जी के सारे दावों की पोल खुल गई है क्या? अब इसका चैप्टर। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर हो रही हिंसा पर चिंता जताई थी। आज कलकत्ता हाईकोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने ममता सरकार से हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद की स्थिति पर जवाब मांगा, जिसके जवाब में ममता सरकार ने दावा किया कि अब हालात नियंत्रण में। लेकिन आज सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ममता सरकार की दलीलों से ज्यादा संतुष्ट दिखा नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों में अभी केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। यानी जिन केंद्रीय सुरक्षा बलों पर, जिस बीएसएफ पर ममता बनर्जी आरोप लगा रही थी कि उन्होंने ही सब करवा दिया अमित शाह के साथ मिलकर, केंद्र सरकार के या केंद्रीय सुरक्षा बल वहां तैनात रहेंगे ताकि लोगों को सुरक्षा मिल सके। यह कलकत्ता हाईकोर्ट आदेश दे रहा है बॉस। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि राज्य सरकार हिंसा की वजह से विस्थापित लोगों की सुरक्षित वापसी की व्यवस्था करे। हाईकोर्ट ने वार्निंग दी है कि अब वक्फ कानून के विरोध के नाम पर कोई भड़काऊ भाषण होना नहीं चाहिए। आप सोचिए हाईकोर्ट को भी दिख रहा है ना कि क्या चल रहा है बंगाल के अंदर, मुर्शिदाबाद के अंदर। हाईकोर्ट के आदेश पर कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट को भी बंगाल पुलिस और ममता सरकार पर भरोसा नहीं है। तभी तो वो कह रही है ना कि भाई केंद्रीय एजेंसियों को वहां रहने दीजिए, केंद्रीय सुरक्षा बलों को रहने दीजिए। बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा के लिए ममता सरकार बीजेपी पर आरोप लगा रही। ममता बनर्जी तो यहां तक कह चुकी है कि बीजेपी और बीएसएफ ने हिंसा कराई। यह अलग बात है कि खुद बंगाल सरकार की रिपोर्ट से पता चल रहा है कि हिंसा भड़की कैसे। वक्फ कानून के विरोध में हजारों लोगों की भीड़ ने पुलिस पर भी हमला किया था और ये सारी बातें खुद सरकार की रिपोर्ट में जो कोर्ट में दी गई, उसके मुताबिक बंगाल के जंगीपुर में 4 अप्रैल से ही वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। 8 अप्रैल को पीडब्ल्यूडी मैदान में जमा हुई हजारों की भीड़ उग्र हो गई। वहां करीब 8 से 10 हजार लोग जमा हो गए थे। 4 से 5 हजार लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। पुलिस के समझाने पर भीड़ ने कोई बात नहीं मानी। शाम 4:30 बजे के करीब भीड़ अचानक हिंसक हो गई। भीड़ ने पुलिस पर पत्थर चलाए, लाठी, लोहे की रॉड से हमला कर दिया। पुलिस कर्मियों को जान से मारने के इरादे से हमला किया गया।
जंगीपुर के उप पुलिस अधीक्षक यानी एसडीपीओ की ग्लॉक पिस्टल जो है वो भीड़ ने छीन ली, जिसमें 10 गोलियां लोड थी। उसके बाद पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए एक्शन लिया। इस घटना की जानकारी और पूरी रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट में पेश की गई है। यानी इस लेवल की हिंसा हुई कि पुलिस से सरकारी पिस्तौल तक छीन ली भीड़ ने। ये कलकत्ता हाईकोर्ट को बंगाल सरकार रिपोर्ट दे रही है। वहां क्यों नहीं लिख के दिया कि अमित शाह और बीएसएफ ने करा दिया? पब्लिक को बोलने के लिए अमित शाह, बीजेपी और बीएसएफ के लोगों ने करवा दिया, बांग्लादेश से लोग बुलाकर। और वहां बता रहे हैं कि वहां पे भीड़ जो थी वो जमा हो गई तो वहीं की ना होगी, और कहां से आई होगी? पुलिस वालों को जान से मारने के इरादे से हमला किया, आप रिपोर्ट में लिख रहे हैं। यहां कह रहे हैं कि अमित शाह ने करा दिया। ममता बनर्जी हिंसा की जिम्मेदारी बीजेपी और बीएसएफ पर डाल रही हैं, लेकिन कोर्ट के सामने यह बात क्यों नहीं कही कि सब अमित शाह ने कराया? माय लॉर्ड, उनको बोलिए। मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता बनर्जी फंसती जा रही, क्योंकि अब यह खबर आई कि बंगाल पुलिस ने हिंसा में मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुर्शिदाबाद के ही इंजामुल हक को गिरफ्तार किया है, जिस पर हिंसा के दौरान पिता और पुत्र की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। हैरानी की बात यह है कि हिंसा में जो पिता और पुत्र मारे गए, इंजामुल हक उन्हीं का पड़ोसी था। बॉस पड़ोसी था, आप सोचिए, जो साथ में पड़ोस में रह रहा था, वो उनको मारने की साजिश रच रहा था। उसको अरेस्ट किया गया। क्यों उसको अरेस्ट किया? जब अमित शाह ने सब कराया था तब। पब्लिक को आप फिर घुमा रहे हैं ना बॉस। माइक लेके बोलने के लिए अमित शाह, कोर्ट में बोलने के लिए जो है वो इंजामुल हक। बंगाल पुलिस के इस दावे से भी ममता बनर्जी की उस थ्योरी पर सवाल उठ गए, जिसमें वो कह रही थी कि हिंसा के पीछे बीजेपी, बीएसएफ और बाकी एलिमेंट्स हैं। यहां तो पड़ोसी निकल आया भाई। आप ये भी देखिए कि कलकत्ता हाईकोर्ट में तो ममता बनर्जी ने दावा कर दिया कि मुर्शिदाबाद में अब हालात नियंत्रण में, लेकिन ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुर्शिदाबाद का दौरा टालने का आग्रह कर दिया। ममता ने कहा कि अभी मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करना सेफ नहीं है, अभी वहां हालात ठीक नहीं हुए हैं। यानी ना तो ममता बनर्जी खुद मुर्शिदाबाद के पीड़ित हिंदुओं से मिलने गई हैं और ना ही किसी और को पीड़ित हिंदुओं से मिलने दे रही हैं। भाई आप कोर्ट में कह रही हैं कि हालात सुधर गए, तो फिर गवर्नर को जाने दीजिए, क्या दिक्कत है अगर हालात सुधरे हुए हैं तो। आज बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन में मुर्शिदाबाद दंगों के पीड़ित हिंदू परिवारों के एक समूह से मुलाकात की। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार दंगों में बेघर हुए लोगों को लेकर राजभवन पहुंचे थे, जिन्होंने राज्यपाल को अपनी व्यथा सुनाई। दंगा पीड़ित हिंदुओं ने राज्यपाल से आर्थिक मुआवजे और सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का अनुरोध किया। राज्यपाल बोस ने कहा कि वो खुद मुर्शिदाबाद जाकर हिंसा की हकीकत देखें, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें हिंसा प्रभावित इलाकों में न जाने के लिए कहा। बंगाल में वक्फ कानून का विरोध हिंसक तौर पर हुआ, जिस वजह से ममता बनर्जी की सरकार घिरती जा रही है। ममता बनर्जी ने खुद यह बात कही थी कि बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। इस तरह के बयानों से वक्फ कानून का विरोध बढ़ा। अब पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती भी इसी तरह के बयान दे रही। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के मुसलमानों के साथ वैसा सलूक न करो जैसा कश्मीरी पंडितों के साथ आतंकियों ने किया था। सुनिए एक बार। हमें अभी तक अफसोस है, शर्मिंदगी है, मगर आपको मौका है। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ वो सलूक मत करो जो कश्मीरी पंडितों के साथ यहां मिलिटेंटों ने किया है। आज इनको कश्मीरी पंडितों की याद आ रही। खैर, जो हो रहा है वो देश देख रहा है। पाठशाला में अब अगली क्लास। पहले अमित शाह की मीटिंग, अब पीएम मोदी से मिले नड्डा। बीजेपी के अगले अध्यक्ष का नाम फाइनल हो गया है क्या? वो कौन सा काम जिसकी वजह से रुका हुआ है बीजेपी के अगले अध्यक्ष का नाम, और वो नाम किसका हो सकता है? बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन हो सकता है? अब इसका चैप्टर। पिछले 24 घंटे से जिस तरह बीजेपी में मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, इससे यह चर्चा तेज हो गई है कि भाई पार्टी में कुछ तो बड़ा होने वाला है। आप देखिए कि परसों रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह मिले थे। बीजेपी की कई सीनियर नेताओं की मीटिंग हुई थी ना परसों, मैंने आपको दिखाया था। ये जेपी नड्डा के घर से अमित शाह, राजनाथ सिंह निकल रहे थे। ये मीटिंग देर रात चली थी। आज सुबह ही पीएम मोदी ने जेपी नड्डा से मुलाकात कर ली, और इस पूरे माहौल से यह तय माना जा रहा है कि बीजेपी के अगले अध्यक्ष का नाम लगभग तय हो गया है। अब बीजेपी अध्यक्ष को लेकर 5 केंद्रीय मंत्रियों की चर्चा सबसे ज्यादा है। इसके अलावा 2 महिला नेताओं का नाम भी लिस्ट में चल रहा है कि भाई ये 5-7 लोगों में से कोई अध्यक्ष बन सकता है। ये किनके नाम हैं जो बीजेपी के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं या उस रेस में आगे चल रहे हैं, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि बीजेपी के नए अध्यक्ष से पहले एक नियम आड़े आ रहा है।
जब तक इस नियम को पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक नए अध्यक्ष को चुनना नामुमकिन है बीजेपी के अंदर। बीजेपी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों की भी सलाह ली जाती है, लेकिन इसमें पार्टी हाईकमान की भूमिका सबसे अहम होती है। इन सबके बावजूद 4 नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। भाई 4 नाम कौन है? इस लिस्ट में पहला नाम शिवराज सिंह चौहान का चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान इस समय केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री हैं और अभी बीजेपी संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो एक नाम तो शिवराज सिंह चौहान का लग रहा है कि भाई इनको दिल्ली लाया गया है, अब हो सकता है इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। दूसरा नाम है मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का। 63 साल के प्रहलाद जोशी कर्नाटक से आते हैं, 5वीं बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रहलाद जोशी आरएसएस के बहुत करीबी माने जाते हैं।